सो यस वी आर लाइव। आज के क्लास में हम एसएससी आईएमडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। पेपर है 22 नवंबर 2017 शिफ्ट 1 और सवाल होने वाले हैं ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, ट्राई कीजिए। ये है आपके सामने इजी सवाल। व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 91? कौन सा नंबर है वो? ऑप्शन ए 9909, ऑप्शन बी 9929, ऑप्शन सी 9949 या फिर ऑप्शन दिल्ली 9919। ठीक है, चलो ये सवाल आप 1 मिनट के अंदर बना लोगे। लास्ट 40 सेकेंड्स टू गो। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है। सर 9999 ये है। अच्छा, बट वो ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं। 9999 को ज़रा डिवाइड करो 91 से और देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है। अगर कुछ रिमाइंडर आ रहा है तो फिर वो कंसेप्ट याद है आपको, 10th में आपने पढ़ा था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। उसके बारे में थोड़ा सोचो, देखो फिर कैसे आंसर आ जाता है। हिंट मैंने आपको दे दिया। सो द राइट आंसर इज दिल्ली। सो दिल्ली क्यों सही है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास लार्जेस्ट नंबर जो 4 डिजिट वाला है वो होता है 9999। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 9999। ठीक है, कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, चल तो यहां पर आपका डिवाइजर जो है वो है 91, हमारा डिविडेंड है 9999। क्वेश्चन क्या निकलेगा, रिमाइंडर क्या निकलेगा, चलो इस पर फोकस करते हैं। कैलकुलेशन को नेक्स्ट स्लाइड में लेकर चलते हैं। अगर यहाँ पर करना है वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये रहा 9999, इसको डिवाइड करना है 91 से, तो 91 1 जार 91, बच गया 8 सब्ट्रैक्शन के बाद, और ये 9 नीचे आ जाएगा। बट अब कुछ हो नहीं सकता तो 0 लगाना पड़ेगा, ताकि 0 0 89 नीचे और फिर एक और 9 आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, 91 हाउ मच जार 899। सर ये हो नहीं सकता, तो एक काम करते हैं, जो लीस्ट नंबर पॉसिबल है उसके बारे में फोकस करते हैं। वो होगा 91 9 जार 819। अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो यहाँ पर 80 ये रिमाइंडर बच जाता है। तो ध्यान से देखना, जब 4 टाइम्स 9 को हमने 91 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट आया 109, रिमाइंडर आया 80। इसलिए अब जो ये इक्वेशन है ये मॉडिफाई होने वाला है कुछ यू। चेक करो, मॉडिफाई हो रहा है कुछ यू, और हम कंफर्म हो चुके हैं कि ये जो नंबर है ये डिविजिबल नहीं है 91 से, क्योंकि क्वोशिएंट आ रहा है 109 और रिमाइंडर आ रहा है 80। अगर तुम डिविजिबल होते तो रिमाइंडर 0 आता, रिमाइंडर आता ही नहीं। अगर ये नंबर डिविजिबल हो जाता तो जैसे अगर 4 को हम डिवाइड करें 2 से, रिमाइंडर ही नहीं आएगा। चेक कर लो, 2 2 जार 4, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0। तो हम कह सकते हैं ये जो 4 है वो 2 से डिविजिबल है। बट यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है, इसलिए अब ध्यान से देखो, आपको चाहिए था 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 91। तो अब देखो रीअरेंज करोगे तो वह नंबर दिखाई पड़ेगा। ये 80 को लेकर चलो लेफ्ट हैंड साइड में, तो 9999 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 91 इंटू 109। कितना आ रहा है उत्तर? सर जी ये हो रहा है हमारे पास 9919 दैट इज इक्वल टू 91 इंटू 109। तो अगर रीअरेंज कर लो ना तो आपको पता चल जाएगा दैट ये 9919 इज डिविजिबल बाय 91, इज डिविजिबल। और उसका आंसर कितना आता है? आंसर आता है 109। चेक कर लो, ऊपर वाले को रीअरेंज कर दिया तो ये बन जाएगा। सो हम कह सकते हैं फाइनली द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 91 वाज 9919। हमने कोशिश की थी इसको बना दे, बट हो नहीं पा रहा था, रिमाइंडर 80 आ रहा था, तो हमने ये कंसेप्ट का इस्तेमाल कर लिया। और आप देख सकते हो अब हम खुशी से कह सकते हैं दैट 9919 इज डिविजिबल बाय 91 एंड द आंसर इज क्वोशिएंट इज 109। ठीक है, चलो, और इसमें आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है। चलिए आगे लेकर चलता हूँ। अब इसको स्टेटमेंट वाइज में भी लिख देते हैं, आपको नोट्स में काम आएगा, ऐप के अंदर नोट्स मिल जाती है, रेफ़र करने में काम आएगा। ठीक है,
सो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर which is divisible by 91 is 9919। चलिए आगे लेकर चलता हूँ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। अब छोटे छोटे सवाल है, इजी सवाल है। जैसे ये देखो, ये 45 सेकेंड का सवाल है। रीड आउट, P इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज Q। ठीक है, P की एफिशिएंसी 2 गुना है Q के कंपेयर में। एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 28 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल P अलोन फिनिश द वर्क? P की स्टोरी जाननी है इनको। P 1 यूनिट ऑफ वर्क कितने दिनों में ख़त्म करता है? तो बना लो इक्वेशन, P इज इक्वल टू 2Q है। ठीक है, और फिर दोनों साथ में मिल करके 1 यूनिट ऑफ वर्क 28 डेज में ख़त्म कर लेते हैं। यस, तो बताइए अब अगर P को काम ख़त्म करना हो तो फिर कितने दिनों में वो ख़त्म करेगा? ठीक है, 28 डेज में 35, 49, 42। यस, द आंसर इज 42 सेकेंड हो गए। आंसर इज 42 डेज। ऐसा क्यों? ध्यान से देखना। सबसे पहले हम कहेंगे दैट हमारा जो काम है, लेट वर्क इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, 1 यूनिट ऑफ वर्क। अब जो P के काम करने की क्षमता है वो है ट्वाइस ऑफ Q, राइट। और P और Q साथ में मिल करके काम निपटा देते हैं। 1 यूनिट ऑफ वर्क 28 डेज के अंदर निपटा देते हैं। अब देखो, क्योंकि P जो है वो 2Q है और मुझे P की स्टोरी चाहिए थी, यानी इसमें से Q की स्टोरी एलिमिनेट करनी है। तो ऊपर वाली इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं Q इज इक्वल टू P/2। इसलिए नीचे वाला इक्वेशन हम मॉडिफाई हो रहा है, P प्लस Q हमारा P/2 दैट इज इक्वल टू 1/28। तो यहाँ पर 3P/2 दैट इज इक्वल टू 1/28। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं P इज इक्वल टू 1/2 1 जार 4 जार, तो 3 इंटू 4 जार। ठीक है, तो कितना आ रहा है सर जी? ये 42 आ रहा है। तो यहाँ पर P की जो काम करने की क्षमता है 1 यूनिट ऑफ वर्क 42 डेज में ख़त्म करेगा। चलो, P के काम करने की क्षमता हमको मिल चुकी है और यही सा आंसर आ गया कि 1 यूनिट ऑफ वर्क 42 डेज में ख़त्म करेगा। वही पूछ रहे थे कि काम कितने दिनों में ख़त्म करेगा? 42 डेज में। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी हमको फॉर्मूला वाइज से समझना है कि 42 डेज कैसे आया। तो ध्यान से देखना कि P के काम करने की क्षमता 1/42 वर्क पर डे है। हाँ जी, अच्छा, कितने यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है? 1 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है। कितने दिनों में ख़त्म होगा? यूनिट्स का खेला है, डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। 1 यूनिट ऑफ वर्क डिवाइड बाय 1/42 वर्क पर डे। वर्क कैंसिल, दिन ऊपर चला जाता है, 42 ऊपर चला जाता है, सो 42 डेज। यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे लेकर चलता हूँ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, चेक इट आउट। ये भी आसान सवाल है, ये तो मात्र 30 सेकेंड के अंदर बन जाएगा। कुछ है ही नहीं इसके अंदर। देखो जी, एरिया पूछ रहे हैं रेक्टेंगल का, पेरीमीटर दे दिया रेक्टेंगल का, ब्रेथ भी दे दिया। तो पेरीमीटर से लेंथ निकाल लो, लेंथ इनटू ब्रेथ, आंसर आ गया। थोड़ा कैलकुलेशन पर फोकस करना है बस। क्या है, विदाउट कैलकुलेशन थोड़ा सा समय लग जाता है, तो इतनी सी बात है। HPCL वाले तो इनसे ज़्यादा जान लेते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। HPCL का अगर आप लेवल देखो, आप डर जाओगे कि मतलब क्या ही तो लेवल है। चलिए, सो द राइट आंसर इज बॉम्बे। बॉम्बे क्यों? ठीक है, फोकस कीजिएगा। सबसे पहले हम बनाएंगे एक रेक्टेंगल। तो जब हम एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। तो जब हम एक रेक्टेंगल बना रहे हैं तो उसके अंदर लेंथ और ब्रेथ होता है। तो ये रहा लेंथ और ये रहा ब्रेथ। अब कहा गया है कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया गया है 200 सेंटीमीटर, यानी ट्वाइस ऑफ L प्लस बी दिया गया है 200। तो L प्लस बी कितना आ गया? 100। बी दिया गया है कितना? क्वेश्चन में दिया गया है सर जी 45। लिख देता हूँ यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, सिंस B इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर L कितना हो रहा है? 100 माइनस 45 यानी 55 सेंटीमीटर। अब L आपका आ गया 55 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको चाहिए एरिया। तो सर जी एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ।
तो यहाँ पर 55 इंटू 45 मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2475 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 2475, यानी बॉम्बे बिल्कुल ठीक। आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। अच्छा सवाल है, डिस्काउंट, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, इसकी स्टोरी मैंने मस्त आपको कॉन्सेप्चुअल क्लास में बताई थी। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹1740 आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%, देन व्हाट वाज द मार्क प्राइस इन रुपीज। मार्क प्राइस तो ज़्यादा ही होती है, उसी पर हमको डिस्काउंट मिलता है, फिर सेलिंग प्राइस बन जाती है। साधारण सा फॉर्मूला है, 45 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व हो जाता है, इनफैक्ट 30 सेकेंड्स में भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पर फॉर्मूला गलत लिख देते हैं। फॉर्मूला सही से लिखना चाहिए, फॉर्मूला अगर सही से लिखो तो आंसर आ जाता है। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। वाई द राइट आंसर इज ऑप्शन ए? चेक इट आउट। सबसे पहले हमको ये कहना है कि गिवन डेटा जो दिया गया था, दैट इज SP इज इक्वल टू 1740, फिर डिस्काउंट परसेंटेज 25% दिया है, मार्क्ड प्राइस आपसे पूछा जा रहा है, तो जो सेलिंग प्राइस होता है वो मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट मिलता है, इसलिए सेलिंग प्राइस इज मार्क्ड प्राइस इनटू डिस्काउंट है तो कम हो जाती है सेलिंग प्राइस, तो 1 माइनस कितना डिस्काउंट है 25% का, तो 25/100। देखो आ गया आंसर। MP आपको चाहिए, देयरफॉर MP इज इक्वल टू SP विच वाज 1740 डिवाइड बाय ये कहानी। ठीक है, तो ये चीज़ कितनी होती है 1 जार 4 जार, तो 4 माइनस 1 3, 3/4 नीचे जाएगा तो 3 यहाँ पर 4 यहाँ पर, सिंप्लीफाई कर लो 2320, ये आपका मार्क प्राइस बन जाता है। सो यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। यार इतने इजी सवाल, रेशियो का सवाल है, मोर देन 2 रेशियोज, लेक्चर 1। ये है आपका 20 सेकेंड का सवाल। इफ 4A इज इक्वल टू 2B दैट इज इक्वल टू 3C, देन व्हाट इज A इज टू B इज टू C? क्या होगा? तो जब भी इस प्रपोर्शन में दिया है दैट इज इक्वल टू ए कांस्टेंट मान लो, ताकि A इन टर्म्स ऑफ K आ जाए, B इन टर्म्स ऑफ K, C इन टर्म्स ऑफ K, फिर बात खत्म। जब A B C मिल जाए तो रेशियो निकालना कौन सा कठिन मामला है? यस, द राइट आंसर इज बॉम्बे। क्यों? चेक करो। सबसे पहले हम कहेंगे क्योंकि उन्होंने एक प्रोपोर्शनलिटी दिया था कि यहाँ पर 4A इज इक्वल टू 2B दैट इज इक्वल टू 3C दैट इज इक्वल टू K, देयरफॉर A इज इक्वल टू K/4, B कितना हो जाएगा K/2, C कितना हो जाएगा K/3। अब रेशियो पूछा जा रहा है A इज टू B इज टू C कितना हो रहा है, तो A तो पता है K/4, B कितना है K/2, C कितना है K/3। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 12 से, है ना, 12 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दे तो K तो वैसे ही कट रहा है। अब 12/4, 12/2, 12/3, तो सर 12/4 ये हो जाएगा 3, 12/2 ये हो जाएगा 6, और फिर यहाँ पर ये हो गया 4, 3:6:4। कहा था, कितना सिंपल सा सवाल है। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। एवरेजेस से सवाल, ये तो बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं एवरेजेस के। Question number 6. The average cost of 3 items in a shopping list is ₹3,200. If one more item whose cost is ₹1,000 is added to the list, what will be the new average in rupees? ध्यान से सॉल्व करना ये। ऑप्शन A 2650, ऑप्शन B 2550, ऑप्शन C 2750, या फिर ऑप्शन दिल्ली 2850। दो बातें दी हैं। पहला तो ये कहा है कि जो आपका नॉर्मल एवरेज होता है सम बाई टोटल, तो सम हमने आपको नहीं दिया है, एवरेज आपको बता दिया 3200। 3 प्लेयर थे तो टोटल 3 प्लेयर थे, सम का इक्वेशन मिल गया, एवरेज इनटू टोटल, सम की कहानी हमको मिल गई। अब वो सम की कहानी का इस्तेमाल करो और फिर ये जो नया एवरेज है उसको फाइंड करने के पीछे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बस आंसर आपके सामने आ जाएगा। सो यस, द आंसर इज ऑप्शन ए। क्यों? ऑप्शन ए क्यों ठीक है? चेक करो। सबसे पहले हमको ये कहना है दैट क्योंकि उन्होंने हमको बहुत कुछ दे दिया था, एवरेज दे दिया, सम नहीं दिया, टोटल दे दिया, तो देखो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि सब्स्टिट्यूट करके सबसे पहले सम को निकाल ले। तो यहाँ पर सम आ रहा है 9600। ठीक है, उसके आगे
सर फिर उन्होंने ये कहा है कि आपका जो नया एवरेज है वो बनेगा बाय नया समेशन एंड नया टोटल, बट कुछ कुछ इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है प्रीवियस स्टोरी में कि इफ़ वन मोर आइटम वॉज टेकन हुज कॉस्ट इज ₹1000, तो पहले आपके 3 आइटम्स थे, अब एक आइटम और बढ़ा दिया, क्योंकि एक आइटम और बढ़ा दिया सो 3 + 1 टोटल 4 आइटम हो गए। अरे हाँ कि ना, चलो आप फॉर्मूला वाइज चाहते हो तो पहले n आइटम थे, अब एक और बढ़ा दिया n+1। अब जो नया समेशन है तो पहले कुछ समेशन था आपके पास, फिर एक नया जो आइटम आपने परचेज किया है उसकी प्राइसिंग 1000 है, तो वो +1000 आप लिख दो कि नए आइटम की कॉस्टिंग इन्होंने दी है तो हम लिख देंगे, ठीक है। अब देखो सम आपको पता है, सम कितना है 9600, और फिर n आपको पता है, n कितना है 3, ठीक है। सो 3 + 1 कैलकुलेट कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 10600 डिवाइड बाई 4। येस द आंसर इज 2650। ये है आपका नया एवरेज एंड येस ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे लेकर चलता हुआ अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, चेक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही बढ़िया सवाल। If a vendor sells oranges at ₹108 per dozen, he makes 10% loss. If he sells at this rate, then he makes a profit. So what is the profit percentage? तो कमेंट करके बताना क्या होगा प्रॉफिट परसेंटेज। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स, इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगता है। वैसे डज़न वज़न का कोई यहाँ पर ये नहीं है कि यूनिट्स में ट्रैप है, बिल्कुल कोई ट्रैप नहीं है, बस आपको फोकस करना है आपके कैलकुलेशंस पर, दैट्स ऑल। ओके सो द राइट आंसर इज 15%। क्यों बॉम्बे सही है? बॉम्बे इसलिए सही है क्योंकि सबसे पहले आपको गिवन डेटा से कॉस्ट प्राइस निकालना है, फिर ही तो आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल पाओगे उसके बाद। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने कहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डज़न बन रहा है ₹108 और इस पर हम नुकसान कर रहे हैं, तो लॉस परसेंटेज दिया गया है 10%। अब हमको संबंध पता है, संबंध ये है कि SP इज इक्वल टू CP इंटू, क्योंकि लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस से कम में बेचा है इसलिए 1 माइनस, कितने कम में बेचा है 10%, सो 10/100। तो यहाँ से आपको CP की वैल्यू मिल जाएगी, SP आपका 108 और यहाँ से आपको 1 माइनस 0.1 यानी 0.9 कैलकुलेशन कर लोगे तो आपको 120 रुपया आ रहा होगा। तो ये था आपका CP। अब वो एक नई स्टोरी बूंद रहे हैं, कह रहे हैं कि CP तो चेंज होने से रहा, CP तो वही रहेगा, कितना रहेगा जो प्रीवियस में फाइंड किया 120, राइट। बट हमने अगर सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस अगर हमने कह दिया कि 138 है, क्लियर कट मुनाफा दिख रहा है, तो वो मुनाफे का परसेंटेज पूछ रहे हैं, कितना परसेंटेज मुनाफा होगा, SP डैश माइनस CP डिवाइड बाई CP इंटू 100, यही है फॉर्मूला। तो यहाँ पर 138 माइनस 120 डिवाइड बाई 120 इंटू 100, येस द आंसर इज 15%। डन एंड डस्टेड। तो ये था आपका राइट आंसर, आंसर वॉज बॉम्बे। चलिए आगे लेकर चलता हूँ अगला सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। यार इसको तो हम टाइमर भी नहीं देंगे, इसको तो हम चाहेंगे भी नहीं कि आप सुलझाओ, तो देख करके आप बता लोगे। फाई इज 0.025% ऑफ एक्स। वो एक्स की वैल्यू क्या है? क्या 20,000 है, 2,000 है, 200 है या 2 लाख रुपए है? ठीक है, बताना जरा। सिंपल सा गणित है। फाई इज इक्वल टू 0.025% यानी पर 100 इंटू एक्स। तो इससे पता लग जाता है एक्स कितना है। ये 500 ऊपर चला गया और नीचे हमारे पास 0.025 है। अगर आपको तकलीफ होती है समझने में तो कुछ नहीं, ये पॉइंट के बाद जितने भी आपके पास डिजिट्स हैं उतने जीरोज को आपको बुलाना है। तो ये 25/1000 हो जाएगा। जैसे आप इसको 25/1000 कर लोगे तो 1000 ऊपर को चला जाएगा, 25 नीचे रह जाएगा। सिंप्लीफाई करने पर आंसर 20,000 बन जाएगा। सो 20,000 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। इजी। चलिए आगे लेकर चलता हूँ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल स्पीड डिस्टेंस टाइम से ये रहा। अच्छा सवाल है।
अ टैक्सी गोइंग एट 60 किलोमीटर पर आवर टेक्स 25 मिनट्स टू ट्रैवल अ सर्टन डिस्टेंस. By how much should it increase its speed in kilometer per hour to travel the same distance in 15 minutes? तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर डिस्टेंस तो वही है, तो डिस्टेंस सेम है, यही एक आपके लिए एक गुड न्यूज़ हो गया. आप यहाँ पर रिलेशनशिप का इस्तेमाल कर सकते हो. सिंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो S1 T1 इज S2 T2. और यूनिट का भी कोई ज़्यादा खेला नहीं खेल रहे हैं. टाइम मिनट्स में दिया है, स्पीड किलोमीटर पर आवर, तो कोई दुविधा नहीं है. सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट करो, आंसर बाहर आता है. बट जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि कितने इंक्रीज करना पड़ेगा वो स्पीड आपको बतानी है. कितना इंक्रीज करना पड़ेगा वो स्पीड अगर आप चेक करो तो बॉम्बे बिल्कुल ठीक है. मैं चाहता था पर्सनली कि यहाँ पर है ना 100 स्पीड भी रखा जाए, बच्चे 100 को क्लिक करते, वो गलत हो जाता. दे आर आस्किंग हाउ मच टू इंक्रीज द स्पीड. ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना. सबसे पहले उन्होंने जो डेटा दिया है स्टोरी 1 का जो सिनारियो है, स्पीड 1 यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर जो समय है वो है 25 मिनट. फिर स्पीड 2 हमको पता नहीं, बट समय ज़रूर दिया है, समय दिया है 15 मिनट. हाँ, डिस्टेंस सेम कहा गया है, डिस्टेंस इज सेम, therefore distance is equal to speed into time. ये आप बनाएगा ये वाला इक्वेशन, S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2, क्योंकि डिस्टेंस हमारा सेम है. इसके लिए स्पीड एंड टाइम का इस प्रकार से रिलेशनशिप बन रहा है. चलो, हमारे पास सारा डेटा है, उठा करके सब्स्टिट्यूट कर दो और बता दो S2 कितना आ रहा है. ये 60 किलोमीटर पर आवर, फिर हमारे पास 25 मिनट का समय, ये हमारा स्पीड 2 जो होना चाहिए किलोमीटर पर आवर में, और हमारे पास समय यहाँ पर जो है वो है 15 मिनट. अगर ध्यान से देखें तो फिर मिनट कैंसिल. ये S2 को मिल ही रहा है अपना यूनिट किलोमीटर पर आवर. ठीक है जी, अगर यहाँ से हटा दें तो आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा. हाँ जी, S2 को जो मिल रहा है कट फुट करके यहाँ पर जो कहानी मिल रही है वो किलोमीटर पर आवर की ही मिल रही है. देयरफॉर S2 जो आ रहा है दैट इज़ 60 इंटू 25 डिवाइड बाई 15, तो आंसर है 100 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ये आपको मिल गया है S2. अब आगे बात करते हैं कि सर 100 तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने अभी कहा था. कितना इंक्रीज़ हुआ, पहले 60 था अब 100 हो गया, सो फाइनली कितना इंक्रीज हुआ. सो आंसर इज increase in speed is equal to S2 minus S1. तो 100 माइनस 60 यहाँ पर आपको मिल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर. ये है आपका उत्तर, 40 किलोमीटर पर आवर. चलिए आगे लेकर चलता हूँ. अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा. अच्छा सवाल है, ईजी है, 30 सेकेंड्स में बना लोगे. पढ़ो, आंसर बताओ. सीधा संबंध है. कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सर्टन अमाउंट फॉर द थर्ड ईयर इज 9600. व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज फॉर द फोर्थ ईयर ऑन द सेम अमाउंट एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो क्या है इसका आंसर? सिंपल सा फॉर्मूला है, CI फॉर द फोर्थ ईयर इज इक्वल टू CI ऑफ द थर्ड ईयर मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस R बाई 100. R हमारा 12% है. सो यस, द आंसर इज ऑप्शन ए. ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है. चलिए, तो मैंने आपको फॉर्मूला दे ही दिया था, दैट CI ऑफ द फोर्थ ईयर इज इक्वल टू CI ऑफ द थर्ड ईयर मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस R बाई 100. चलो, तो ये बन जा रहा है 9600 मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस 12%. तो यहाँ पर उत्तर आ रहा है 10752. समझ में आ रही है बात? तो एक बार कमेंट करके बता दो यस. अगर यस तो आगे लेकर चलता हूँ. अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, चेक इट आउट. क्वेश्चन नंबर 11, इजी, 30 सेकेंड. आपका समय शुरू होता है अब. इफ 3x बाई 5 माइनस 4 बाई 5 into 10 by 3 minus x by 2 that is equal to minus 2 by 3, then what is the value of x? x की वैल्यू क्या होगी? A, B, C या D? तो ज़्यादा कठिन नहीं है,
ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना एलसीएम वेलसीएम खोजने के इसमें, बस आप देखो यहाँ पर 4/5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक टर्म बनाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरा टर्म बनाएगा, एक्स एक्स के प्लेयर को कंबाइन करो, कांस्टेंट कांस्टेंट को कंबाइन कर लो, आंसर आ जाएगा। यस द आंसर इज सी, आंसर क्यों सी है चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन डेटा 3x/5 माइनस 4/5 इंटू 10/3 माइनस x/2 दैट इज इक्वल टू माइनस 2/3। ठीक है, सो 3x/5 माइनस ये चीज़ें जब मल्टीप्लाई होगी 5 1 जार 5 2 जार 4 इंटू 2 8 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो माइनस माइनस प्लस और फिर क्या हो रहा है सर, कुछ नहीं 4x/5 इंटू 2 10 है ना, और मैं कह रहा हूँ कि अरे ये 2 जार ये 5 जार, तो 2x/5 भी तो कह सकते हैं इसको, हाँ सर जी 2x/5 भी कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस 2/3। अब देखो एक्स एक्स की कहानी एक साथ, कांस्टेंट कांस्टेंट एक साथ, तो जब x की कहानी एक साथ तो 5x/5 बच रहा है, हाँ कि ना। कांस्टेंट जब जाएगा ध्यान से पॉजिटिव 8 वहाँ पर जाएगा, नेगेटिव 2 यहाँ पर बैठा ही है, डिवाइड बाई 3 जो कॉमन है, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 6/3 दैट इज इक्वल टू 2। डन अंडरस्टैंड, मज़ा आ गया, समझ में आ गया तो बोलो यस, द राइट आंसर इज सी। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत बढ़िया सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, इफ a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू 208 एंड ab इज इक्वल टू माइनस 12, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b। a प्लस b कितना होगा? एक तरीका ये है, जैसे ही आप यहाँ पर क्यूब देख रहे हो आपके दिमाग में आता है सर a प्लस बी दी होल क्यूब कर लेते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, हाँ कर लो, बट उसमें मेहनत ज़्यादा है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, उससे बेटर अप्रोच भी है, उसके बारे में सोचो। बेटर अप्रोच, हाँ सोचो ना, a इंटू बी अगर ऐसा दिया है तो फिर -12 के फैक्टर्स देखो, फैक्टर्स देखने के बाद ऐसा कॉम्बिनेशन सोचो, ऐसा सेट सोचो कि मल्टीप्लाई करने पर -12, क्यूब करके ऐड करने पर 208, जब ऐसा सोचोगे तो वो मिल जाएगा, फिर एक बार मिल गया तो बात खत्म। सो यस द आंसर इज दिल्ली, द राइट आंसर इज दिल्ली, बिकॉज चेक इट आउट। सबसे पहले हम कहेंगे कि मेथड 1 जो है, जिनको जाना है एक्सपांशन से वो जा सकते हैं, एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी दी होल क्यूब। मेथड 2 जो है दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज इक्वल टू 208, a इंटू बी इज इक्वल टू -12। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि अगर मैं यहाँ पर कंक्लूजन बनाने लगूँ तो कंक्लूजन कुछ यूँ है कि a को हम मान लेते हैं 6, b को मान लेते हैं -2, वाइस वर्सा करोगे तो फंसोगे, क्योंकि फिर बाद में वो एडिशन करके 208 चाहिए, तो वाइस वर्सा चलेगा नहीं, ये चलेगा। मल्टीप्लाई कर लिया -12, ऐड कर लिया क्यूब करके, तो आंसर आ रहा है 208। अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर आगे बढ़ सकते हैं और कह सकते हैं इनको चाहिए था a प्लस बी, सो 6 - 2, यस द आंसर इज 4, इसके लिए ऑप्शन दिल्ली ठीक है। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, ये भी इजी सवाल है, इतना कठिन नहीं होता है एसएससी आईएमडी का, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक लेवल पर अगर फंडामेंटल्स क्लियर है, एक थॉट प्रोसेस आपकी बढ़िया है, तो आपको तकलीफ नहीं है। बाकी जो गेट के एग्जाम होते हैं ईएससी एचपीसीएल, उसमें कंसेप्ट के साथ साथ कैलकुलेशन एंड थॉट प्रोसेस एंड वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन सब पता होना चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है एसएससी आईएमडी में, दैट आपके पास बेसिक फंडामेंटल्स चेक किए जा रहे हैं, जिसके बेसिस पर बहुत सारे सवाल आप अच्छे से आराम से बना सकते हो। ठीक है, अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन थ्राइस इट्स रेसिप्रोकल बाय 23/6, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो मान लेते हैं फ्रैक्शन को x मानने के बाद इक्वेशन बना लो, रीअरेंज कर लो, आंसर आ जाएगा। बट आंसर इतने आसानी से नहीं आता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक का मसला बन रहा है, क्वाड्रेटिक को सुलझा लोगे तो आंसर आपका निकल करके आएगा ए। आना तो चाहिए था 2 आंसर, बट एक ही ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है, मैचिंग। तो हमने फ्रैक्शन को मान लिया x, लेट फ्रैक्शन बी x। इनके हिसाब से अ फ्रैक्शन इज
थ्राइस इट्स रेसिप्रोकल, सो 3 टाइम उसका रेसिप्रोकल, है ना, एंड इट इज़ ग्रेटर, आपका फ्रैक्शन इज ग्रेटर बाई 23/6। मैंने कहा ठीक है। अब देखो, अगर मैं 6x से मल्टीप्लाई कर दूँ थ्रू आउट, तो ये 6x² दैट इज इक्वल टू 6 × 3 18, x कट जाएगा, यहाँ पर 6 कट जाएगा बट 23x रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 स्टूडेंट रहेंगे, एक श्रीधर्याचार्य वाले स्टूडेंट कि सर यहाँ पर अगर आपको रूट्स निकालना है तो फिर आपको कहना पड़ेगा दैट x इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac/2a, और फिर आप पुट करो, a को 6, b को -23, c को -18, सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो। बट हम वैसा नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच यूज़ करेंगे कि अगर माइनस माइनस है तो माइनस प्लस की कहानी बनेगी। अब माइनस प्लस की जब कहानी बन रही है तो केयरफुली देखना कि -23 को हम कैसे लिख रहे हैं, 27x + 4x, ठीक है, -18 दैट इज इक्वल टू 0। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब यहाँ से हम निकालेंगे 3x कॉमन, तो बचा हुआ पार्ट रहेगा 2x - 9, और यहाँ से हम निकाल रहे हैं 2 कॉमन, तो बचा हुआ पार्ट रहेगा 2x - 9। देख पा रहे हो, 2x - 9 यह आपका कॉमन फैक्टर आ चुका है, तो उसको कंप्लीटली बाहर निकाल दो, अनकॉमन अंदर ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2x - 9 इंटू 3x + 2 दैट इज इक्वल टू 0। ये भी इक्वेट हो सकता है 0 से, ये भी हो सकता है, बट ऑप्शन तो बस इसी को इक्वेट करवाना चाहता है और आंसर कहना चाहता है दैट, अगर मैं लिख देता हूँ देयरफॉर 2x - 9 इज इक्वल टू 0 अगर हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9/2। 9/2 यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही। ठीक है, अगर इसको इक्वेट कर लेते तो x इज -2/3 आता, वो भी सही होता। MSQ हो जाए कहीं पर तो ध्यान रखना। चलिए आगे लेकर चलता हूँ। वैसे MSQ होता नहीं SSC IMD में, जस्ट गेट वालों को कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। ये 1 मिनट का सवाल है, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। What is the sum of the first 12 terms of an arithmetic progression if the third term is -14 and sixth term is -5? एक्चुअल पेपर में 16th टर्म दिया था, तो गलत है वो, तो मैंने मॉडिफाई किया है। 6th टर्म अगर रहेगा तो आपको सही उत्तर मिलेगा। तो बताना जरा, what is the right answer? ओके, सो द राइट आंसर इज, ये AP सीरीज है। AP सीरीज में द nth टर्म इज a + n - 1 इंटू d। बस वहाँ से आप 2 इक्वेशन बना लो, डेटा दिया है, a और d आ जाएगा, a और d आ गया, वैसे पुट कर लो सम के फॉर्मूला में, आंसर प्रकट हो जाएगा और आंसर आपका होगा बम्बे। -42 इज द राइट आंसर। क्यों? सबसे पहले हम ये कहेंगे कि nth टर्म इन AP सीरीज इज a + n - 1 इंटू d। अब गिवन डेटा उन्होंने कहा है कि थर्ड टर्म इज -14, देयरफॉर Tn जो हमारा है वो -14 है, a हमको पता नहीं, n हमारा 3 है क्योंकि थर्ड टर्म है, और d हमको पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन रहा है दैट -14 इज इक्वल टू a + 2d। वैसे ही इन्होंने कहा है दैट सिक्स्थ टर्म इज -5, सिक्स्थ टर्म इज -5, तो हमारा जो -5 है दैट इज इक्वल टू a + n - 1, 6 - 1 दैट इज 5d। अब 2 इक्वेशन 2 अननोन आराम से सुलझाया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट कर लो तो a गायब हो जाएगा, d आपको मिल जाएगा। तो इस 2 इक्वेशन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो d की वैल्यू आ रही है दैट इज 3, और अगर d पता चल गया तो a भी पता चल जाएगा -20। अब चाहिए क्या? a और d तो इनको चाहिए नहीं, इनको चाहिए सम ऑफ द फर्स्ट 13 टर्म्स। इनको चाहिए S13 के S12 चाहिए, एक सेकेंड, फर्स्ट 12 टर्म्स इनको चाहिए। अगर S12 इनको चाहिए दैट इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 इंटू d। तो यहाँ पर n की जगह 12, a की जगह हमारे पास -20,
n हमारा 12, d कितना है जी, d है 3। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हो तो आंसर आ जाता है -42। सो यस, दैट इज़ द राइट आंसर। डन एंड डस्टेड। आगे लेकर चलता हूँ अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, ये रहा, चेक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 15, what is the reflection of the point -2,6 in the line x is equal to -1? अगर ध्यान से देखें तो यार ये तो अबाउट y एक्सिस मिरर जानना चाहते हैं। इतना आसान सवाल, ये मात्र 20 सेकंड के अंदर बन जाएगा। फटाफट से x एक्सिस बनाओ, y एक्सिस बनाओ, x इज इक्वल टू -1 की लाइन बनाओ, ये पॉइंट को प्लॉट करो, फिर चेक करो कितना यूनिट वो ओरिजिन से दूर है, उतना उसका मिरर कर दो, हो गया, आंसर आ गया। व्हाट इज द आंसर? द राइट आंसर इज 0,6। कैसे? ऐसे, सबसे पहले x एक्सिस, y एक्सिस, ये रहा 0। और जब आपसे कोई कहता है y एक्सिस हमारी लाइन x इज इक्वल टू -1 नहीं होती, x इज इक्वल टू -1 लाइन यहाँ से पास होगी, फिर x इज -1, y कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, इसलिए ये हमारी जो वर्टिकल लाइन है ये है x इज -1। जब आपको ये लाइन के बारे में पता चल गया, अब पॉइंट को खोजो, x इज -2, y इज 6 समवेयर हियर, ये रहा आपका पॉइंट -2,6। अब अगर ये कह रहे हैं दैट x इज इक्वल टू -1 इज द मिरर लाइन, ये हमारी मिरर की कहानी है, तो क्या आप देख पा रहे हो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट इस मिरर से कितना दूर है? 1 यूनिट दूर है, 1 यूनिट। अगर 1 यूनिट यहाँ से दूर है तो 1 यूनिट यहाँ से दूर कर लो, जब 1 यूनिट यहाँ से दूर करोगे तो आपका पॉइंट यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। यस, दिस इज़ द आंसर। ये कितना पॉइंट होगा? तो यहाँ पर x में तो 0 हो गया और y में तो 6 ही रहेगा, क्योंकि वर्टिकल में तो कोई भी यहाँ पर मिरर के अंदर हाइट चेंज नहीं होती। तो वर्टिकल तो उतना ही रहेगा, 6 अगर है उसका हाइट तो यहाँ पर भी 6 ही रहेगा, बस उसका जो पोजीशन है x का वो शिफ्ट हो जाएगा, 0 पर हो जाएगा। सो कलकत्ता इज़ द राइट आंसर। ईजी। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। बचपन में आपने किया था ज्योमेट्री के क्लास में, सेक्शन फॉर्मूला, उसका इस्तेमाल यहाँ पर होने वाला है। इन व्हाट रेशियो इज द सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट 3, -3 एंड पॉइंट -5, 2 डिवाइडेड बाय y एक्सिस। तो जो वो सेक्शन किया गया है, y एक्सिस ने जो यहाँ पर सेक्शन किया है वो किस हिसाब से है? 5:3, 3:2, 3:5, 2:3। 1 मिनट मैं आपको ज़रूर दूंगा, 1 मिनट के अंदर ये कहानी बन जाएगी। सो टेल मी गाइस, व्हाट इज़ द आंसर? Okay, so we have last 10 seconds to go. सेक्शन फॉर्मूला, और यहाँ पर सेक्शन बनाने वाला लाइन y एक्सिस, नहीं तो हमारी सीधी रेखा थी, उसको y एक्सिस ने कट कर दिया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज़ कलकत्ता। कलकत्ता इज़ करेक्ट। क्यों? ध्यान से देखना, हमारे पास पहले तो ये x एक्सिस और फिर ये y एक्सिस, ठीक है। अब जो हमारी लाइन थी वो लाइन हमारी अच्छी खासी, देखो यहाँ पर एक पॉइंट था उसका x इज़ 3 और y में -3 यहाँ पर। सो x में 3, y में -3, पॉइंट कहीं यहाँ पर, ये रहा पॉइंट A, x इज़ 3, y इज़ -3, ये हमारा x1, ये हमारा y1, ठीक है जी, ओके। फिर दूसरा पॉइंट था -5, 2, -5 तो कहीं यहाँ पर होगा और 2 यानी छोटा सा कहीं ऊपर, ये देखो ये 2, ठीक है। तो ये रहा पॉइंट जो है पॉइंट B, जो है x में -5, y में 2। अगर इसको जोड़ लेते हैं, ध्यान से देखना, अगर इसको जोड़ लेते हैं तो ये हमारी ओरिजिनल लाइन थी, लाइन AB। अब क्योंकि y एक्सिस आ गया पिक्चर में, y एक्सिस ने कट कर दिया भाई साहब इस लाइन को, तो आप देख सकते हो इस पॉइंट पर एक्चुअली उसने कट किया है y एक्सिस ने, और हमारे 2 सेक्शन क्रिएट हो गए हैं, ये पहला सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन, राइट। अब इसके बीच में रेशियो जानना चाहते थे, कितने का हुआ है रेशियो। तो मान लेते हैं
कि ये हमारा, क्योंकि ये हमने x1 y1 यहाँ पर माना है और इसको x2 y2 माना है, ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत होने वाला m1 और ये रहा हमारा m2, ठीक है, ये वाला पोर्शन m2 है, ये वाला पोर्शन m1 है। देयरफॉर सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से अब जो फॉर्मूला हमारे पास है, ध्यान से देखना, सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से ये जो आपका पॉइंट है इसने सेक्शन क्रिएट किया, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं फॉर से m। अब क्योंकि हमको इसकी पोजीशन पता है, क्या पोजीशन है कि सर x में तो वो 0 है, देखो अगर x एक्सिस की पोजीशन देखें तो वो 0 पर है, बट y के अंदर कुछ तो एक है पॉइंट, वो हमको पता नहीं है ना, सो 0, y कह देते हैं, बट इसका हमको कोऑर्डिनेट पता है 0, y। तो यहाँ पर इन जनरल स्पीकिंग जो फॉर्मूला है m ऑफ x, y दैट इज इक्वल टू, इसके x, y की जो कोऑर्डिनेट रहेगी दैट वुड बी सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई दोनों ही सेक्शंस को ऐड किया जाए, कॉमा सिमिलरली यहाँ पर अब x की जगह रिप्लेस कर दो y, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अब मज़े वाली बात यह है, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है हमको, दैट ये वाली जो कहानी है क्वेश्चन के हिसाब से x में 0 और y में y था। अब हम इसका लूपहोल का बेनिफिट उठाएंगे कि हमको पता है x में 0 है तो ये वाला पार्ट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो बस इक्वेट कर दो। जब दोनों को हमने इक्वेट किया ये कि x की कोऑर्डिनेट 0, तो ये वाले फॉर्मूला में जो x का प्लेस है तो वो इससे इक्वेट कर दो, तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब अगर मैं पीछे जाकर से आपसे पूछूं क्या x1 x2 आपको पता है, आप कहोगे हाँ सर जी, x1 है 3, x2 है -5, बस उठा करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लो, आंसर आपको आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाएगी 0 दैट इज इक्वल टू m1, x2 की वैल्यू हमारे पास -5, x1 की वैल्यू हमारे पास 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास m1 बाई m2 पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है, 3/5 आ रहा है, कहीं पर कोई नेगेशन नहीं है, सो 3/5 इज द राइट आंसर, सो आंसर इज कलकत्ता। इजी, अच्छा सवाल, सेक्शन फॉर्मूला। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, चेक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 17 इजी है, इसको तो हम देंगे भी नहीं समय, पढ़ो और मार्क करो। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन 5x प्लस 4y दैट इज इक्वल टू 10। अगर स्लोप निकालना है तो कन्वर्ट करो y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मेट में, या फिर डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, कैलकुलस का कॉन्सेप्ट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तब भी स्लोप आता है, dy बाई डी एक्स हमारा स्लोप है। तो 5x अगर डिफरेंशिएट हो जाता है x से तो 5 बचता है, 4y अगर डिफरेंशिएट होता है तो 4 dy बाई डी एक्स हो जाता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है, तो देखो आंसर आ गया, dy बाई डी एक्स इज -5/4, -5/4 यानी कलकत्ता। तो कलकत्ता बिल्कुल ठीक। आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, सिंगुलैरिटीज़ पर बेस्ड है, प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, अन्यथा आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 18, ट्राइंगल XYZ is similar to triangle PQR and XY is to PQ is 4:1. If the area of triangle PQR is 4 square centimeter, what is the area in square centimeter of triangle XYZ? बनाने के लिए तो 45 सेकेंड्स इनफ है, क्योंकि आपका दिमाग ऐसा चलना चाहिए कि अगर इन्होंने साइड्स दिया है, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स XY PQ क्यों दिया है, क्यों दिया, एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, एक एरिया दिया है उन्होंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, पूछ रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पता है, आंसर फ्यू सेकेंड्स, हार्डली 10 सेकेंड आपको लगेगा। सो यस द आंसर इज कलकत्ता। कलकत्ता क्यों ठीक है, लिख लो थियरम, अगर नहीं पता है तो सबसे पहले थियरम मैं आपको बता देता हूँ। थियरम कुछ यूँ है कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल है जो सिमिलर ट्राइंगल है, जैसे इन्होंने कहा था कि एक्स वाई जेड और ट्राइंगल, सिमिलर का मतलब सेम नहीं होता, सिमिलर ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो फिर अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स है, मैं लिख देता हूँ ट्राइंगल एक्स वाई जेड सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो प्रॉपर्टी ये कहता है दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू
स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, एक्स वाई डिवाइड बाई पी क्यू दी होल स्क्वायर। अब करस्पॉन्डिंग साइड सर जी वाई जेड बाई क्यू आर भी हो सकता है, मैंने कहा हाँ, तो उसका स्क्वायर। फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स एक्स जेड बाई पी आर भी हो सकता है, हाँ उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब बराबर है। अब यही चीज़ अगर हम क्वेश्चन में देखें तो उन्होंने दिया है एक्स वाई पी क्यू का फॉर्मेट, तो हम ये वाला जो इक्वेशन है इसको यूज़ करेंगे और इसकी मदद से ये क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो पूछ रहे थे एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, दिया था एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो था 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। एक्स वाई की कहानी, अच्छा एक्स वाई बाई पी क्यू की कहानी 4/1 दी थी, तो उसका स्क्वायर जो है अब बन रहा है 16। बस 16 इंटू 4 कर लो, आंसर आ जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू 16 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 64। ठीक है, चलिए, सो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। देयरफॉर द आंसर इज कलकत्ता। आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 19। अब हम अंतिम घड़ियों पर आ रहे हैं इस क्लास की। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 19 इजी है, ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/√13 tan 45 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री। 20 सेकेंड का सवाल है ये, इसमें तो आपको समय लगाना भी नहीं चाहिए। tan 45 डिग्री 1 होता है, कोसेक की कहानी नहीं पता तो साइन में बना दो इसको, है ना। कोसेक 60 डिग्री इज 1/sin 60 डिग्री, खत्म। क्या आया आंसर, सर आंसर आ रहा है √3, यानी कलकत्ता, बिल्कुल ठीक। ठीक है, क्यों ठीक है, चलिए हम देखते हैं। एक बार स्लाइड हमारी लोड हो जाए फिर हम कलकत्ता क्यों ठीक है इसको देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम कहेंगे कि गिवन डेटा के हिसाब से 1/√3 tan 45 डिग्री 1 होता है, कोसेक 60 डिग्री को हम कह रहे हैं 1/sin 60 डिग्री। चलिए, तो ये है 1/√3। sin 60 डिग्री कितना होता है सर, sin 60 डिग्री होता है √3/2। अच्छा जी, तो √3 कॉमन दिखाई दे रहा है, ये 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 है तो 1 + 2 डिवाइड बाई √3। सर ये आ रहा है 3/√3, ये हो गया √3। डन एंड डस्टेड, मज़ा आ गया, तो समझ में आ गया तो एक बार कॉमेंट करके बता दो यस कलकत्ता क्यों ठीक है। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 20। ये भी इजी सवाल है, 30 सेकंड का काम है। ट्राइंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल एट क्यू, एक एंगल दे दिया, दूसरा एंगल भी दे दिया, आर जो है 30 डिग्री है। अब आपको बताना है कॉस पी मल्टीप्लाइड विथ कोसेक पी कितना होगा। अब कोसेक नहीं पता तो 1/sin कह लो, तो कॉस पी डिवाइड बाई साइन पी कितना है, √3, √2, 1/√3 या 1/√2। तो देख करके ये आंसर बताने चाहिए। इस पर अगर हम टाइमर देना तो टाइमर की बेइज्जती हो जाती है यार। इन सवालों पर तुम टाइमर दे रहे हो, इन सवालों पर तुम चेक करना चाहते हो बच्चे टाइम पर सही बनाएंगे या नहीं। चलो, सबसे पहले वो ट्राइंगल बनाया जाए, राइट एंगल ट्राइंगल। सो हमारे पास राइट एंगल्ड ट्राइंगल है विच इज PQR। ठीक ठीक, अब यहाँ पर वो कह रहे थे R जो है वो 30 डिग्री है, तो P कितना होगा, 30, 60, 90। चलो, अब वो पूछ रहे थे क्या आप फाइंड कर सकते हो cos P बाई साइन P। मैंने कहा क्यों नहीं जी, ये होगा cos 60 बाई साइन 60। cos 60 होता है √3/2, राइट। यस और नो, नहीं सर जी, है ना, हाँ कि ना। देखो साइन 30 होता है हाफ और यही cos 60 होता है, सो cos 60 होता है हाफ और साइन 60 आपका √3/2 होता है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। सो 1/√3 इज द राइट आंसर, यानी कलकत्ता बिल्कुल ठीक। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्तुत किया जाए, क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा सवाल है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0.6 tan थीटा कितना होगा। अब आपको पता है कि tan थीटा होता है sin थीटा अपन cos थीटा। cos तो दे दिया तुमने, sin नहीं दिया, खोजो फिर sin कितना होगा। sin कैसे खोजे सर जी, cos ही दिया है, ट्रिग्नोमेट्री रिलेशनशिप, sin स्क्वायर थीटा इज 1 - cos स्क्वायर थीटा। लगाओ दिमाग, बताओ आंसर, लास्ट 5 सेकेंड्स। 3, 2, 1, डन
डस्टेड। चलिए अब हमारी बारी। द राइट आंसर इज बम्बे। बम्बे क्यों ठीक है सर जी? बम्बे इसलिए ठीक है क्योंकि सबसे पहले हम साइन को निकालेंगे, फिर हम बताएंगे क्यों ठीक है। तो दिया गया था कि कॉस थीटा जो है वो है 0.6 यानी 6/10, 2 से कट रहा है 3/5। अब अगर आपको चाहिए साइन स्क्वायर थीटा तो वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस इसका स्क्वायर कर लो 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, रीअरेंज कर लो 16/25। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत प्यारे प्यारे नंबर है। सो स्क्वायर रूट करने पर 4/5 आ रहा होगा। बस साइन आ गया, कॉज आ गया, कॉज बाय साइन कर लो तो सॉरी टैन फाइंड करना है, साइन बाय कॉज कर लो, आंसर आ जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा कितना सर? अभी अभी फाइंड किया 4/5। कॉस थीटा कितना सर? पता है 3/5। फाइनल आंसर 4/3। डन। सो द राइट आंसर इज बॉम्बे। चलिए आगे लेकर चलता हूँ अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले ये डायग्राम बनाया जाए। द पाई चार्ट शोन बिलो इज वेट इन ग्राम्स ऑफ द इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड टू बेक अ 90 ग्राम केक, है ना। एक 90 ग्राम केक बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट नीडेड है और कितने मात्रा में वो चाहिए। स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो बटर 10 ग्राम, एग 20 ग्राम, ड्राई फ्रूट 27 ग्राम, चॉकलेट 15 ग्राम, शुगर 15 ग्राम, बेकिंग पाउडर 3 ग्राम। ठीक है, चलिए चॉकलेट केक बना रहे। अब हमको भी यहाँ पर मन में आ गई कि केक खाना है। खैर सवाल ऐसे होते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। ये तो यार बेइज्जती हो जाएगी अगर मैं टाइमर दूँ। नए नए टाइमर महाशय आप बाद में आना। विच 2 इंग्रेडिएंट आर रिक्वायर्ड फॉर दी केक इन दी सेम क्वांटिटी। 2 क्वांटिटी कौन सी सेम थी जी? सर वो शुगर और चॉकलेट है ना, वो सेम ग्राम के थे, 15-15 ग्राम के थे। अगर हाँ तो फिर ऑप्शन ए ठीक हो गया। तो ऐसे सवाल आते हैं, ये फ्री के मार्क्स देना चाहते, वो चाहते हैं कि बच्चे क्वालिफाई करे, बच्चे नेगेटिव और ये सब है ना 0 ना लेकर आए, स्कोर करे, स्कोरिंग पेपर बनाना चाहते हैं, इसलिए ऐसे सवाल पूछ रहे कि चार्ट में देखो और देखो कि कौन से 2 ग्राम सेम है। अगर आपको पता चल जाए कि यहाँ पर कि 15-15 ये शुगर और चॉकलेट सेम थे, बस मार्क कर लो, आंसर पा लो, मार्क्स पा लो, आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ जाते हैं फिर गाइज, चेक इट आउट। अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने कॉपी कर लिया है। हम आपको देते हैं यहाँ पर डायग्राम। आपका समय शुरू होता है अब। वेट ऑफ ड्राई फ्रूट इज लेसर इन परसेंटेज देन द कंबाइंड वेट ऑफ शुगर एंड चॉकलेट बाय। तो ये परसेंटेज लेस मांग रहे हैं, परसेंटेज चेंज मांग रहे हैं। यार इससे बच के रहना। जिसको पिन पॉइंट किया जा रहा है, देन हुम किससे कंपेयर किया जा रहा है? शर्मा जी के बेटे से। तो शर्मा जी का बेटा नीचे आना चाहिए डिनोमिनेटर में। जिससे भी कंपेयर किया जा रहा है वो टर्म डिनोमिनेटर में आना चाहिए। न्यूमरेटर में 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस होना चाहिए। इनटू 100 कर लो, आंसर आ जाएगा। सो व्हाट इज द आंसर? सर यहाँ पर ड्राई फ्रूट को कंपेयर किया जा रहा है शुगर एंड चॉकलेट कंबाइंड से। तो दोनों का डिफरेंस पहले, फिर डिनोमिनेटर में किसे? देन ये कंबाइंड वाले से, तो कंबाइंड वाला डिनोमिनेटर में। सो द राइट आंसर इज 10%। ए बिल्कुल ठीक, मार्क्स आपको मिल गए। आगे लेकर चलता हूँ। इस डायग्राम की मदद से ही आपको बताना चाहता हूँ, डायग्राम हमारी हैंडराइटिंग इतनी मधुर भी हो सकती है, ठीक है, आपको कोई शक नहीं करना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ड्राई फ्रूट जो है दैट इज़ 27 और जो शुगर है प्लस चॉकलेट कंबाइंड 15 + 15 30 हो जाता है। इसलिए जब कह रहे थे परसेंटेज लेस, तो ड्राई फ्रूट हमारा 27। ये थोड़ा सा डायग्राम ऊपर शिफ्ट किया जाए ताकि हमको लिखने में जगह मिले। चलो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंबाइंड। एक तो पहले ड्राई फ्रूट सब्ट्रैक्ट करना है इससे 30, तो यह मॉड लगाना पड़ेगा। उप्स, ये क्या हो गया? चलो तो मॉड लगा देते, उसमें क्या है, मॉड लगा लो। ये 30 यहाँ पर डिवाइड बाय ये कंबाइंड वाला जो है इससे कंपेयर किया जा रहा था, इसलिए वो डिनोमिनेटर में। चलो आंसर कितना आ रहा है? सर आंसर आ रहा है 10%। इसलिए लेस था ना, वो लेस इसलिए था क्योंकि नेगेटिव हमको आ रहा है। समझ में आ रहा है वो नेगेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है? चलिए अगर समझ में आ रहा है तो आखिरी सवाल, आखिरी नहीं ये सेकेंड लास्ट सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने। डू नॉट वरी, ये रहा आपके पास इंग्रेडिएंट
ट्राई दिस क्वेश्चन, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इफ ओनली बटर वॉज डबल्ड, कितना ग्राम था, 10 ग्राम, 20 ग्राम कर दिया, देन बटर वुड बी व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल इंग्रेडिएंट, कितना परसेंट होगा? सर ये तो स्टैटिक परसेंटेज है, रिक्वायरमेंट बाय टोटल इंटू 100। हाँ, रिक्वायरमेंट तो पता चल गया 20 ग्राम का बटर है, टोटल कितना है? सर आपको पता है वो केक 90 ग्राम का था। हाँ, वही ट्रैप है बच्चे, वो यूज कर लेते हैं, गलत आंसर आता है। जब तुम बटर डबल कर रहे हो तो केक के इंग्रेडिएंट में भी तो फर्क होगा ना, जब इंग्रेडिएंट में फर्क होगा तो टोटल में फर्क होगा, जब टोटल में फर्क होगा तो आंसर क्या होगा? आंसर सर होगा 20%। चेक इट आउट, कलकत्ता बिल्कुल ठीक है। कैसे सर? ऐसे, सबसे पहले इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया। अब कहो कि बटर अब 10 ग्राम नहीं रहा, बटर अब दोगुना हो चुका है, तो ये बन चुका है 20 ग्राम। अब अगर ये 20 ग्राम बन चुका है तो अब आपको चाहिए था परसेंटेज ऑफ बटर कितना है, तो मैं कह रहा हूँ वो 20 ग्राम था। डिवाइड बाय 20 + 20 + 27 + 15 + 15 + 3, आंसर आपका आ रहा है 100 ग्राम। सर आपने तो ऐड किया भी नहीं, आपको कैसे पता? मेरे को ऐसे पता कि उन्होंने कहा था कि हमारा टोटल जो केक है वो 90 ग्राम का है, 90 ग्राम का है। अब क्योंकि तुमने दोगुना कर दिया था बटर, यानी 10 ग्राम ज़्यादा जोड़ दिया, जब 10 ग्राम ज़्यादा जोड़ ही दिया तो 90 + 10 100 नहीं हो जाता है? तो इसको मैं लिख देता हूँ कैसे स्मार्टली, मैंने 90 ग्राम ओरिजिनल था प्लस बटर अब बढ़ चुका है 10 ग्राम, तो टोटल आपका 100 ग्राम इंटू 100, सो ये 20%। इतना फास्ट आप बता सकते हो, ठीक है। चलिए आगे लेकर चलता हूँ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, आखिरी सवाल, अच्छा सवाल, मस्त सवाल। जब आपका केक 90 ग्राम का बन रहा है, वो आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर मुझे 2 डज़न केक्स ईच ऑफ 180 ग्राम बनाने हैं, केक देखो 180 ग्राम का एक केक, तो मुझे 2 डज़न केक बनाने हैं, तो ज़रा बताना कि बटर इन ग्राम्स कितना मुझको चाहिए फिर, 480, 240, 120 या 360 ग्राम्स, कितना बटर आपको चाहिए? केक में इतना बटर डाल रहे हैं, बटर स्कॉच वाला केक बना रहे हैं, चॉकलेट भी है, करना क्या चाहते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी है, एग भी डाल रहे हैं, हमारा कोई काम नहीं इसमें। अंडे वाले केक हम खाते नहीं, हम वेजिटेरियन है, जैन है। बच्चे कहेंगे सर एग भी वेज होता है, हमारे गणित में नहीं होता है वेज, ठीक है, साइंस के गणित में कुछ भी हो सकता है। चलिए, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्यों ऑप्शन ए ठीक है? फोकस करो। ऑप्शन ए इसलिए ठीक है क्योंकि सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेंगे। इसकी ज़रूरत है क्या वैसे? ज़रूरत तो नहीं है, ज़रूरत तो नहीं है। ज़रूरत किसकी है? कंसेप्ट की, कि हमारा 90 ग्राम का एक केक बनता था, हमारा टोटल इंग्रेडिएंट जो है वो 90 ग्राम का है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, टोटल एक केक के अंदर 90 ग्राम का इंग्रेडिएंट गिरता है, बट इनको 180 ग्राम वाला केक चाहिए, तो हर एक चीज़ 2-2 बार आनी चाहिए, राइट। तो आप ध्यान से देखना कि 90 ग्राम के केक के अंदर 90 ग्राम केक के अंदर 10 ग्राम हमारा बटर हुआ करता था, पर इनको चाहिए 180 ग्राम का केक, तो 2 गुने से मल्टीप्लाई कर दो। 180 ग्राम के अंदर फिर 20 ग्राम का बटर होगा। हाँ सर, ये बात ठीक है, ठीक है। ये हमारा एक केक है, 1 केक एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन दिस इज अवर 1 केक, ओके। अब वो कह रहे हैं हमको बनाने हैं 2 डज़न केक, 1 डज़न में 12 चीज़ें होती है, तो 1 डज़न के अंदर 12 केक, वो 2 डज़न यानी 12 × 2 24 केक बनवाना चाहते हैं हमसे। तो 24 केक अगर बनवाना चाहते हैं तो फिर कितने ग्राम का बटर लगने वाला है? तो ध्यान से देखना, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया था दैट 2 डज़न केक्स आर नीडेड विच इज़ 2 × 12 दैट इज़ 24 केक्स, और वो 24 केक्स के अंदर कितना बटर होगा? अब एक केक के अंदर 20 ग्राम का बटर दिखाई दे रहा है, 24 केक्स में आप बटर पूछ रहे हो, तो चलो बता देते हैं आपको। हिसाब साफ है। कितना है हिसाब? कि सर एक केक के अंदर हमारे पास 20 ग्राम का बटर, तो अगर आपको 24 केक बनाने हैं सर जी, तो x ग्राम का बटर, तो x हमारे पास 20 × 24 कितना हो गया? 24 जी 480 ग्राम। यस, सो 480 ग्राम इज़ द राइट आंसर, इसलिए ए बिल्कुल ठीक है।